जी दोस्तों, नमस्कार, अभिवादन आप सभी को। और जैसा कि मैं आपको कल बता रहा था कि जो इन दिनों में हलचल मची हुई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उसमें जो इमरान खान का फ्यूचर है, पीटीआई का फ्यूचर है, आने वाला इलेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के बंदयाल साहब, उनकी अपनी एक राजनीति चल रही है। तो दोस्तों इस सब के बीच में परसों परसों एक मीटिंग हुई। दरअसल उस मीटिंग से जो प्रभाव पड़ने जा रहे हैं तमाम पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो पर, पॉलिटिकल और डोमेस्टिक सिनेरियो पर, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जो कि मैं आपको दरअसल कल दे चुका हूं, लेकिन फिर भी उसका रेफरेंस यहाँ जरूरी है। हुआ क्या, पिछले एक महीने में लगातार जो पीडीएम थी, जिसकी सरकार अब तो चली गई है, इन लोगों ने वहां पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहुत सारे बिल्स पास कराए, कानून साजियां की पिछले एक महीने में धड़ाधड़ धड़ाधड़। एंड जाहिर है कि उसमें से बहुत सारी जो कानून साजियां थी, जो लेजिस्लेशन था, वो इस नजरिए से किया गया कि आने वाले दिनों में जो पॉलिटिक्स की शेप आने वाली है उसमें वो तमाम कानून उनको हेल्प करें। जाहिर है इनको डिफाइन करने में बहुत सारा रोल जो था वो 9 मई की जो तमाम घटनाएं थी उनका भी है। और जो एडजस्टमेंट है कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट के ओपिनियन को बीच में लेने की, वो भी उसमें शामिल थी। तो हुआ क्या कि वो तमाम इनमें से दो जो एक्ट थे वो स्पेशली मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा। एक जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर था, और दूसरा जो था वो ऑफिशियल एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और तीसरा था आर्मी आर्मी का जो एक्ट है ना। तो जो आर्मी का एक्ट और जो ये था सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो था, इन दो को लेकर मुद्दा खड़ा हुआ। और जाहिर है कि इसको लेकर पार्लियामेंट में, खासकर सीनेट में, बहुत बवाल मचा, वहां पर हल्ला गुल्ला मचा। कुछ उसमें चेंजेस भी किए गए, कुछ जो अपोजिशन के लीडर्स, और बल्कि अपोजिशन क्या, पीपीपी के अपने लीडर, कुछ इसके पीडीएम के अपने लीडर, उनके ओपिनियंस थे जो अपोज कर रहे थे इसको, तो उनको उसमें कहीं ना कहीं रियलाइन किया गया। लेकिन तुर्रा ये सारी बात का था, सारी बात में जो लब्बा लबाब था उस कानून का, नेशनल सिक्योरिटी और ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट का, वो ये कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आईबी, आईएसआई, और इवन जो बेसिकली जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके हाथ में अरेस्ट पावर्स बहुत सारी दे दी गई, जिसके दरअसल आने वाले दिनों में आप पा सकते हैं, ये संभव है, हो सकता है ना मिसयूज हो, लेकिन मिसयूज का स्कोप उस कानून में बहुत है ना। उनके हाथ में अंधाधुंध पावर दे दी गई है कि वो किसी भी बात पर किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, री अरेस्ट कर सकते हैं। बड़ा उसमें खेल है इस बात को लेकर। उसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हो सकते हैं, एनजीओ सेक्टर शामिल हो सकता है, उसमें किसी भी किस्म के लोग जो हैं उनको, क्योंकि होता क्या है, चीजों को जब आप नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो नेशनल इंटरेस्ट को कौन डिफाइन करेगा, तो वो और उसकी क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज नॉट। तो वो इन तमाम चीजों की जो जब डेफिनेशंस ब्लर होती हैं, तो जो उसके इम्प्लीमेंटेशन के जो हथियार हैं उनको एज ए इम्प्लीमेंटेशन के हथियार के तौर पर उनको बहुत घटिया तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भाई, आप न्यूक्लियर एनर्जी को किसी कॉन्क्रीट काम में भी लगा सकते हैं, आप किसी बर्बादी के काम में भी लगा सकते हैं। अगर ये उसका यूजेस डिफाइंड नहीं किया गया है तो उस चीज को कैसे, और जब समथिंग एज एब्स्ट्रैक्ट एज नेशनल इंटरेस्ट की बात की जाए तो बस फिर कहना ही क्या, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। तो इन दो कानूनों को लेकर जाहिर है कि प्रेसिडेंट अंकल ने, जो हमारे आरिफ अलवी साहब हैं, वो बैठ गए लेकर। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि इनका इस्तेमाल इमरान खान पीटीआई के खिलाफ हो सकता है। जाहिर है और भी अधिक हो सकता है, लेकिन उनका इंटरेस्ट तो जुड़ा हुआ है उसी से, और वो अब तक अपने तमाम टेन्योर के दौरान पीटीआई और इमरान खान के ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते रहे हैं। तो वही हुआ। नतीजा क्या हुआ कि एक मैसेज भेजा गया एक खास किस्म के इदारे से। आप जानते हैं कि उस डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं पाकिस्तान में, जाहिर है वो सीक्रेट एजेंसीज कहिए, आर्मी कहिए, एस्टेब्लिशमेंट कहिए, तो एस्टेब्लिशमेंट कह लेते हैं उसको। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आरिफ अलवी के ऑफिस को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा गया, और उस के जाते ही जाहिर है कि आरिफ अलवी के साथ वही हुआ जो बाकी लोगों के साथ होता है, कि उनकी पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। और नतीजा ये कि कल ही शाम तक वो दोनों एक्ट क्लियर हो गए, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो गए, और अब वो बाकायदा कानून के तौर पर पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो चुके हैं, वो कानून बन चुके हैं। ओके, ऑलराइट, बात यहां नहीं खत्म होती। फिर हुई, आपको परसों की एक और घटना याद होगी, इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंस किया, जिसके बारे में मैंने आपसे कल भी बात की थी। और दरअसल मैं तो आपसे एक लंबे अरसे से ये बात कर रहा हूँ, न जाने कितने महीने से, कि इलेक्शन कुछ नहीं होने वाला, और ये इस को लंबा किया जाएगा। जो
केयरटेकर गवर्नमेंट जो आएगी इसको लंबा खींच दिया जाएगा ताकि काम चलता रहे, जैसे एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। तो उसके रास्ते में पहला रोड़ा जो आया वो ये कि ये इलेक्शन डिले किया जाएगा, 90 दिन की जो वादा है उसको नहीं निभाया जाएगा। और वो जैसे ही केयरटेकर गवर्नमेंट बनी वो इन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन ने तुरंत वो बात कह दी कि भाई मरदमशुमारी हो चुकी है, कैबिनेट पास कर चुकी है उसको, सीसीआई की मीटिंग में भी क्लियर हो गया है, तो भाई अब तो हम डिलिमिटेशन करेंगे, डिलिमिटेशन के हिसाब से जो पूरा प्रोसेस है वो अप्लाई करेंगे, 4 महीने हमें उसके लिए चाहिए, और फिर वो 4 महीने कभी कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, कौन जानता है ना। तो खैर, तो वो सिलसिला शुरू हुआ। तो उस सारी बात को लेकर सबको मालूम था कि भाई अल्टीमेटली जब आप ये इस तरह का कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाई करेंगे तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं बंदयाल साहब, तो एक और नई मुश्किल खड़ी हो जाती। तो उसके चलते परसों एक मुलाकात हुई बंदयाल साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर राजा साहब उनकी। अब आप जानते होंगे कि तमाम अखबारों में, मीडिया में ये मीटिंग रिपोर्ट हुई है कि सिकंदर राजा साहब यानी सीईसी जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है पाकिस्तान के, वो और बंदयाल साहब की मुलाकात हुई है। माना यह गया कि उन्होंने उनको कॉन्फ्रेंस में लिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको, बंदयाल साहब को कॉन्फ्रेंस में लिया है कि उन्होंने जो अपना फैसला किया है वो किन बेसिस पे किया है, कैसे किया है, क्या मजबूरियां हैं, जो भी ये बात यहां तक रिपोर्ट हुई है और यहां तक बिल्कुल सही भी है। लेकिन जो बात रिपोर्ट नहीं हुई वो ये कि इस मुलाकात में एक आदमी, एक शख्स, एक इदारे का हेड और भी था। और वो भी आप समझ ही गए होंगे कहाँ का है, मैंने फोटो में लगा रखा था, ले लो। तो जाहिर है कि वो इदारे के जो हेड थे उन्होंने बीच में खास जगह पर इंटरवीन किया। तो बात हम यहाँ से शुरू करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बंदयाल साहब को बताया गया इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कि देखिए साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास दिक्कतें हैं जिनकी वजह से हम इलेक्शन डिले कर रहे हैं, क्योंकि जो ये फैसला कि मरदमशुमारी की कराई जानी है, सेंसस कराया जाना है इलेक्शन से पहले, वो डिजिटल सेंसस होना है, ये फैसला इस सरकार ने नहीं किया है, इससे पिछली सरकार ने नहीं किया है, यानी कि पीडीएम ने नहीं किया है, वो फैसला इमरान खान की सरकार कर चुकी है। एक दूसरी बात, एक और उस बात को लेकर सीसीआई ने भी ये पहले ही क्लियर कर दिया था, इमरान खान की रिजीम के दौरान तय कर दिया था कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा वो नए सेंसस और डिलिमिटेशन के साथ में के बाद में होगा। तीसरा, इस पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है, और जो कैबिनेट का फैसला था वो भी इसके ऊपर मौजूद है इमरान खान का। तो इसलिए अब जब सरकार ने सीसीआई को की तरफ से रेटिफिकेशन आ गया है, सरकार ने भी उसको अप्रूव कर दिया है, सेंसस हो चुका है इस समय पर, तो और डिलिमिटेशन का प्रोसेस होना है। तो दोस्तों, ये जब बातें बता दी गई चीफ जस्टिस को, तो चीफ जस्टिस साहब ने एज यूजुअल उनको अपना स्कोप चाहिए होता है, अपना स्पेस चाहिए होता है जिसके अंदर वो ऑपरेट कर पाएंगे। तो उन्होंने एक ब्लर सी बात कह दी, और वो क्या कही, उन्होंने कहा कि साहब हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ करता है, जो कहता है, हम तो उसी पर काम करेंगे, यानी कि 90 दिन में इलेक्शन। तो ऐसे में इंटरवीन किया गया। वो जो तीसरा इदारा जिसका मैंने आपको बताया, वहां के इदारे के हेड से कहा गया, उनको इंटरवीन किया गया कि देखिए अल्टीमेटली किसके दिल में क्या है ये तो जानती है अल्लाह मियाँ की जात, खुद अल्लाह मियाँ जानते होंगे। मगर बात अगर दुनिया की जाए, पाकिस्तान की जाए, इस्लामाबाद की जाए, तो यहाँ बैठे हुए लोगों के दिल में क्या चल रहा है, खुसफुस में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। यानी जब ये सुना गया तो रुक गई किसी की सांस, क्योंकि क्वेश्चन में आ गई किसी की सांस, और इससे टूट गए बहुत सारे लोगों के एहसास। आप समझ रहे हैं ना। तो वो बस फिर उसके बाद में बातें क्या हुई, इसके बाद में फिर होगी भाई आपकी तरफ कैसा मौसम चल रहा है आजकल, सब ठीक चल रहा है, घर परिवार आपका ठीक है, वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू हो गया। और उसके बाद में तो बस गुड टू सी यू बात खत्म हो गई, और उसके बाद में आप पिटीशन आनी शुरू हो गई हैं इलेक्शन कमीशन डिसीजन के खिलाफ, और आप पाएंगे कि कौन माई का हलाल रोड़े अटकाएगा इस राह में। मगर फिलहाल बात यहां तक निकल आई है, लेकिन इसी बीच में कुछ और चीजें हुई हैं, और वो क्या हुई हैं, और वो ये हुई हैं मित्रों कि पीटीआई की कोर कमेटी की मीटिंग्स होती रही, और पीटीआई का अपना जो लीगल ग्रुप है, उनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं,
उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो कन्वर्सेशन हो रही हैं वो लीक हुई, नंबर एक। दूसरा, जो कोर कमेटी के अंदर जो पाकिस्तान की जो पीटीआई की जो कोर कमेटी है उसकी जो जूम मीटिंग्स होती रही हैं, क्योंकि बहुत सारे तो लोग फुटके हुए हैं ना, कोई तो नजर ही नहीं आ रहे हैं लोग कहाँ है, मुराद शहीद हो गए और वो तो वो जो इस किस्म के लोग भागे हुए हैं वो जूम के जरिए ही आ रहे हैं, तो वो जूम कन्वर्सेशन जो हुई वो भी लीक हो गई, और लीक हुई वो कहाँ किसके पास पहुंची, वहीं जहां उनको नहीं पहुंचना था, जिनसे छिपते फिर रहे हैं पीटीआई के तमाम लीडर्स। ये तमाम जो लीकेज थी ये पहुंच गई वहां। हो गया काम। अब नतीजा क्या हुआ, लीगल टीम के एक सज्जन जिनका नाम है क्या नाम है उनका, हाँ इनका नाम है जनाब, लीजिए मैं इनका नाम भूला जा रहा हूँ बुढ़ापे में, हाँ शेर अफजल मरवत, ये इनकी लीगल टीम के मेंबर हैं। तो शेर अफजल जो है, शेर अफजल मरवत साहब, मैं काश आपको उनकी शक्ल भी दिखा दूं यार, मरवत साहब की ये रहे, मरवत साहब ये रहे, मरवत साहब देखिए, तो ये हैं हमारे मरवत साहब, ये इनकी लीगल टीम के मेंबर हैं। और ये देखिए आप देख सकते हैं इनको, ये बाकायदा, ये देखिए स्मार्ट आदमी है बाकायदा, इमरान खान द हैंडसम के साथ में बैठे हुए है ना। तो ये जनाब जो है इनका कल ट्वीट आया है दोस्तों, और वो ट्वीट गजब का है, मैं आपको दिखाता हूँ वो ट्वीट भी। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि साहब लीगल टीम पाकिस्तान की पीटीआई की जो है उससे उसमें कहीं लीकेज हुई है चीजों की, और अब मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं, और जिनको मैंने पहचान लिया है उनके नाम मैंने आगे दे दिए हैं। अब ये भंड भी हो सकता है, ये भी भंड इस तरह से हो सकता है कि भाई ने अभी अपने अपने आप को बचाने के लिए और किसी को धोखा देने के लिए ये बता दिया होगा, मैंने अपनी शक्ल देख लिया और बता दिया लोगों को। बट कौन जो लोगों को पीछे लगना होता है वो आप पीछे ऐसे लोगों को क्यों भेजेंगे जिनको आप पहचान लेंगे। खैर, मगर जो भी है, ये इन्होंने इस बारे में ट्वीट किया और ये कहा कि देखिए साहब, हम तो अब अंडरग्राउंड हो रहा है, तो ये जनाब अब हो गए हैं अंडरग्राउंड। मैं आपको इनका क्या बताऊं, नहीं ये नहीं, ये इनका ये रहा, ये रहा, ये रहा। ओके, मुझे लग रहा है कि मुझे इनका ट्वीट आपको निकालना पड़ेगा, ट्वीट आपको मैं दिखा दूंगा इनका। वो ट्वीट इन्होंने जो किया है वो मैं आई डोंट नो, मतलब आप सरवत के नाम से देखते हैं, टॉप ट्वीट उनका उसी में पड़ा हुआ है। तो ये जो सरवत साहब हैं ये हो गए अंडरग्राउंड लीगल टीम के। और मैं आपको दिखा सकता हूँ बट वो 2 मिनट और खराब हो गए, अपने फायदा क्या उसका। और दूसरी बात ये कि जब अंडरग्राउंड हुए तो इन्होंने इस सारी बात को ट्विटर पे डाल दिया, पब्लिक कर दी इस नॉलेज को, ताकि ये बच पाए, पब्लिक प्रेशर बने उन गुटों पर जो इनके पीछे पड़ गए हैं, या वो इदारा जो इनके पीछे पड़ गया है वो संभव थोड़ा सा बैकआउट हो जाए और उनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल पाए जिसमें अपनी जान बचा पाए। वरना तो जब तक पता लगे ठांग कर दिया भाई को, तो चला गया बिना टिकट ऊपर। तो ये, मगर इस बीच में एक और घटना शुरू हुई है, और वो ये कि ख्वाजा आसिफ आप क्या देंगे, जो डिफेंस मिनिस्टर थे इनके टाइम पीडीएम के वक्त पर, और फिलहाल वो जाहिर है अब तो कैबिनेट डिसॉल्व हो चुकी है, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुकी है, लेकिन ख्वाजा आसिफ के खिलाफ एक जनाब पीटीआई के इलेक्शन हारते रहे हैं, दो इलेक्शन हार चुके हैं, और उनका नाम है मोहम्मद उस्मान दार। मोहम्मद उस्मान दार जो है वो इमरान खान के वक्त पर, ये देखिए मोहम्मद उस्मान दार साहब ये है मोहम्मद उस्मान दार साहब, और ये जनाब जो है ये इमरान खान की रिजीम के दौरान मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स थे, है ना। तो ये रहे, है ना, तो ये मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स थे। और अब इनके जो बिजनेसेस हैं, जो इनकी तमाम प्रॉपर्टीज हैं, वो सील की जा रही हैं, पकड़ी जा रही हैं। मायने क्या है, ये कोर कमेटी के मेंबर हुए, तो माना ये जा रहा है कि इन और बाय द वे, ये जो कोर कमेटी की तमाम जो लीगल टीम के साथ में जो मीटिंग्स हो रही थी, जो बातें हो रही थी, जो कन्वर्सेशन ली हुई हैं, वो इन्हीं सज्जन के साथ हो रही थी। नतीजा क्या है कि इस समय इनके बिजनेसेस पर छापे पड़ रहे हैं, पिछले 2 दिनों से इनके घरों पर छापे पड़ रहे हैं, इनको ढूंढा जा रहा है, इनके घर के जो इनके बिजनेसेस हैं उनको सील किया जा रहा है। ये सारा सिलसिला शुरू हो चुका है। नतीजा क्या है, मतलब सारी बात का ये है कि इमरान खान और उनकी पार्टी में जो कोई भी बुदबुदा रहा है उसका गला बंद कर दिया जाएगा, उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा, उसका चेहरा क्रैश कर दिया जाएगा। तो मित्रों, ये हो रहा है पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के साथ में। इस बीच में आपने पाया होगा कि वो इमरान खान जो एक जमाने में वाशिंगटन में यूं मुंह पोंछ कर कहते थे, पहले जाके मैं वापस अभी पहले नवाज शरीफ का एसी वेसी तो हटाऊं, तो उस इमरान खान की पत्नी यानी पिंकी पीरनी ने अब
लिखा है इसको होम सेक्रेटरी पंजाब को कि मेरे हस्बैंड जिनकी 3 ख़ासियत है। 1, वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं। नंबर 2, वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं। और नंबर 3, वो प्राइम मिनिस्टर रहे इस कंट्री के। उनको फैसिलिटीज पूरी नहीं मिल रही है जेल में, तो उनको सुविधाएं मुहैया की जाए। याद रहे, इमरान खान ने अपने वक्त पर यह कहा था कि जेलों में कोई क्लास नहीं होनी चाहिए, कोई ABC नहीं होना चाहिए, कैदी सिर्फ कैदी होता है, उसको कैद को कैद की तरह से काटना चाहिए। और अब उनकी फरमाइश ये है कि मुझे अलग बाथरूम चाहिए, बाथरूम में मुझे शावर नहीं मिल रहा, मुझे शावर भी चाहिए, और उनको मोटा वाला गद्दा चाहिए। और असल में असली बात क्या है कि उनको माल भी नहीं मिल रहा है, तो माल की वजह से बहुत परेशान है। तो माना ये जा रहा है इस बीच में कि उनको दाढ़ी वाड़ी उगाई है। जाहिर है यार कि वहां पे तुमको कोई ब्लेड तो दे नहीं रहा, जेल में कौन किसी को ब्लेड दे रहा है भाई? मतलब ऑफिशियली कहीं किसी को ब्लेड नहीं मिलता है। इमरान खान की बात नहीं, किसी भी कैदी को ब्लेड नहीं मिलता है कि लोग अपने आप को इंजर्ड कर सकते हैं, है ना? इनफैक्ट आप देखिए तो जो आपने शायद जानकारी में आपको होगा, पंखे भी इसीलिए बहुत ऊंचे लगाए जाते हैं कि जिनमें आदमी पहुंच ही नहीं पाए, कि कोई अपने आप को फांसी लगा ले एंड ऑल दैट। विंडोज हमेशा इसीलिए हाई रखी जाती है, कोई लटक नहीं जाए, है ना? पजामे के नाड़े तक के आपके निकाल लेते हैं भाई, कहीं पजामे के नाड़े से अपने आप को फांसी लगा दे। तो ये तमाम चीजें इसलिए, और इसीलिए शीशा भी नहीं लगाया जाता, मिरर कभी नहीं होता वहां पे, ग्लास इसलिए नहीं होता मिरर कि कहीं कोई मिरर को तोड़े और उससे किसी को इंजर कर ले, अपने आप को इंजर कर ले उसके टुकड़ों से। तो सेम अप्लाइज। और तो फिर ऐसे में क्या होगा इमरान खान की शेव का? तो इमरान खान की शेव का तरीका ये होता है कि भैया हमारे बार्बर होता है, उससे आप करवा लीजिए, अपने हजाम में होता है आपका जो, उससे आप दाढ़ी बनवा लीजिए, खत्म बात। तो ये सिलसिला है। तो दरअसल हो क्या रहा है कि अब उन्होंने होम सेक्रेटरी को ये कहा है कि मेरे हस्बैंड को ये तमाम फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड की जाए। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि उनको जो है अरियाला की जो जेल है वहां लाया जाए, जहां पर ज्यादा बेहतर फैसिलिटीज हैं अटक यहाँ के मुकाबले, जहां पर वहां है अटक में। तो मगर अब मुश्किल क्या आ रही है कि इसके बावजूद माना ये जा रहा है, जो कहा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो ये कि हमने उसके बावजूद उनको तमाम सुविधाएं प्रोवाइड कर दी हैं जो कि उनको वहां पर जिनकी वो डिमांड कर रही हैं। मगर इसमें पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स ये कि दोस्तों आप जरा देखिए कि जब आप होम सेक्रेटरी को लिखते हैं तो इनडायरेक्टली आप कर क्या रहे हैं? आप बेसिकली सरकार को लिख रहे हैं, राइट? जब आप सरकार को लिख रहे हैं इसका मतलब ये कि आप दरअसल हाथ किसके आगे जोड़ रहे हैं? सरकार के आगे जोड़ रहे हैं। वही सरकार जिसके आगे आप क्रांतिकारी बन रहे थे। ये वही लोग हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स पाकिस्तान में ऐसे भी हुए हैं कि जब नवाज शरीफ को और मरियम नवाज शरीफ को जब ऑफर ये किया गया था, मरियम नवाज शरीफ इस मामले में बहुत जिद्दी और ग्रेट मानी जाती है कि उसको जब ये कहा गया था कि भाई आप बी ग्रेड A ग्रेड में चले जाइए, तो उसने क्लियरली मना कर दिया था। कहा कि ना, मुझे जो ये आम कैदियों की आपने कैद मुझे दी है, मैं आम कैदी की ही तरह से रहूं, मुझे नहीं जाना BA में। तो ये वो भी कैरेक्टर थे नवाज शरीफ सिमिलरली। बल्कि जो पैटलेट्स का उनका जो काउंट है, जो कम हुआ था, जिसको लेकर इमरान खान इतना हल्ला मचाते हैं कि हुआ नहीं हुआ, डॉक्टर्स ने ये बात कही है कि प्लेटलेट्स इसलिए काम नहीं, उनके बाद 3 सर्जरी हो चुकी थी हार्ट की, उनके ऊपर कमरे में उनको AC नहीं दिया गया था, तो जाहिर है ब्लड प्रेशर का उनको पहले से इशू था, तो ये होना ही था, नेचुरल कोर्स जो हुआ था। मगर आप ये देखिए कि यहाँ पर इनको इंजेक्शन क्या दिए जा रहे हैं? डी एडिक्शन के। इमरान खान को जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं वो डी एडिक्शन के दिए जा रहे हैं। तो अब आप कल्पना कीजिए, माना ये जा रहा है कि साहब बहुत कमजोर हो गए, माल नहीं मिल रहा है, अच्छा कह रहे चेहरे पर झुर्रियां हो रही हैं। अबे झुर्रियां तो उभरेंगी ना, बोटॉक्स के इंजेक्शन नहीं लग रहे हैं तो बोटॉक्स के इंजेक्शन लगे तो झुर्री गायब हो जाएगी, वरना कैसे हो? झुर्रियां तो तब भी आ गई थी जब मुशर्रफ के टाइम पर साहब हफ्ते भर के लिए जेल गए थे, तो हफ्ते बाद माफीनामा लिख के और भाग गए थे। और आपको देखो, अगर किसी ने पिक्चर्स देखी उस टाइम की, तो झुर्रियां उनके चेहरे पे तब भी आ गई थी हफ्ते भर में। तो मित्रों, ये सिलसिले चल रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये तमाशा अभी जल्द नहीं बंद होने जा रहा है। हमको बहुत सारी बातें और भी करनी है, स्पेशली जो पाकिस्तान की आने वाले दिनों में जो इकोनॉमी का शेप बन रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा डॉलर जो है, डॉलर के मुकाबले में रुपया जो है गिरता चला जा रहा है इस समय पर। और नए वीकेंड पे कैसे इसकी शेप बनेगी, अगेन देखने का सब्जेक्ट है वो। लेकिन आप ये मानकर चलें कि ये टर्मोइल अभी खत्म होने नहीं जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ेगा, दिन पर दिन बढ़ेगा। याद रहे इस बीच में पता नहीं 1,72,000 क्यूसेक पानी जो है वो कसूर के आगे पहुंच गया है, भारतीय तरफ से छोड़ा गया। अब और वहां पर जो ट्वीट आई है पंजाब के चीफ मिनिस्टर की, वो यही आई है कि भाई भारत की तरफ से जो पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से यहाँ पर
10 से 12 फुट तक पानी आ चुका है। वहां पर जो पानी भरा हुआ है इस समय 10 से 12 फुट तक आ चुका है। लोगों को करीब 6000 लोगों को ऑलरेडी निकाला जा चुका है वहां से। तो ये तमाम सतलुज का जो की नदी में गया है ना पानी, तो अब आप सोचिए जरा कि एक्यूजेशन इंडिया को ये मिलता है कि आप पानी नहीं, हमारा पानी मार लिया, इंडिया ने हमारा पानी मार लिया। अब जो पानी तुम्हारा 80% पानी हमारा जो जो तीनों नदियों का जो जाना होता है वो 80% पानी इनको जाता है। तो भाई पानी तुमको आता है तो तुमने डैम भी बना रखे, तो और डैम के जो तुमको पैसे मिले थे वो भी तुम खा गए। जब ये एग्रीमेंट हुआ था इंडस ट्रीटी वाला, तो इनको पैसे ही मिले थे, इंडिया से पैसे मिले थे वो कहते डैम के लिए, वो भी महीने नहीं बनाए, वो भी खा गए। तो ठीक है फिर भुगतो, अब तुम्हारे सामने आ गई। और ये पिछले 15 साल से मौसम भी बदल रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस भी आ रहे हैं पिछले 15 साल में पाकिस्तान में खास तौर पर। और ये जो बाढ़ों का सिलसिला है ये हर साल 10 साल बढ़ता रहा है। तो इन सालों में आपने कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? कोई नहीं किया। तो दोस्तों ये आने वाले दिनों में सिलसिले चलते रहेंगे। पाकिस्तान में जिसके पास कैपेसिटी है वो इन दिनों पाकिस्तान छोड़कर भाग रहा है। पाकिस्तान से जिंदा भाग वाला जो नारा था वो अब पूरी तरह से चरितार्थ हो रहा है। आप उसको जगह जगह पर होता हुआ देख रहे हैं। मेरे अपने कुछ दोस्त हैं जो पाकिस्तान छोड़कर इस समय भाग रहे हैं यूके। तो तो मैं आपको बताने की कोशिश सारे मामले में ये कर रहा हूँ कि जिसके पास है वो जो निकल सकता है वो निकल रहा है, जो 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 जा सकता है और अभी नहीं जा पा रहा है वो अपनी चीजों को समेट रहा है। तो आप पाएंगे ये तमाम चीजें बड़ी तेजी से उस तरफ जा रही हैं। जो जलील अब्बास जिलानी साहब जो नए फॉरेन मिनिस्टर बनाए गए हैं इस केयरटेकर गवर्नमेंट में पाकिस्तान की, कल उन्होंने फिर वही अपनी औकात दिखाई। उन्होंने कल ट्विटर पर कुछ बदतमीजियां की हैं, कि इंडिया में कितना सबसे ज्यादा ऑपरेशन दलितों पर और पता नहीं मतलब शेड्यूल कास्ट पर होता है, मुसलमानों पर होता है, माइनॉरिटीज पे होता है। ये उस वक्त वो कर रहे हैं जनाब जबकि 12 चर्चों को लाहौर में यहाँ पे जला दिया गया है इस समय पाकिस्तान में। कितने ही हजार लोग जो हैं वो खेतों में पड़े हुए हैं, बाहर नहीं आ रहे अपनी बस्ती में नहीं वापस जा पा रहे हैं, और है क्या वही ब्लास्फेमी का चार्ज। याद रहे आजादी के बाद 1947 से लेकर 76 तक सिर्फ 11 ब्लास्फेमी के केस थे, और 76 के बाद में अब तक ज्यादा नहीं 1500 के करीब केसेस हो चुके हैं। केस होता है, जस्टिस बाद में होता है, लोग पहले मार देते हैं। कितनी ही बार यहाँ पर ऐसा हुआ है कि लोगों को लिया जाता है, जेल में लिया जाता है, जब तक जेल फैसला करती है कि ना बेकसूर है, पता नहीं फांसी में चढ़ाया जा चुका है। तो आप मतलब ये ऐसे ऐसे कमाल सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं, दुनिया में कहीं नहीं होते। तो खैर मगर ये चीजें चल रही हैं और मैं जो देख पा रहा हूँ ये कि आने वाले दिन अभी और तमाशे दिखाएंगे, ये तमाशे अभी और चलेंगे और आने वाला साल हमें बहुत सारा नाटक और भी दिखाएगा। आप समझ रहे ना, बहुत सारा नाटक होने वाला अगले साल, देखते जाइए। चुनाव जब तक आएगा तब तक न जाने क्या कुछ चुना जा चुका होगा। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। भूलिएगा नहीं कि आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है इस वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।